Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is the 15th part और the 15th lecture जहां हम आ चुके हैं. पिछले दो lectures में हमने बात की थी अकबर की. इस lecture में हम अकबर से आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की. इन तीनों का जो रूल है वो इतना ज्यादा आप कहोगे. शाहजहां का जो टाइम पीरियड था इट इज टर्म्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. हम वो भी देखेंगे इस लेक्चर में आगे. लेकिन इन तीनों का बेसिकली जो रूल है, जहांगीर वाज मोर और लेस ही वाज दैट ही वाज काइंड, वो उस एक अबव एवरेज स्टूडेंट की तरह था जिसकी कॉपी जो है वो बहुत बेस्ट स्टूडेंट की बात आ जाती है. तो जहांगीर अपने आप में वाज नॉट अ बैड रूलर एट ऑल, बट हिज प्रिडेसेसर अकबर वाज सो ग्रेट. सो अकबर वाज ग्रेट एंड जहांगीर वाज गुड. दिस वाज द डिफरेंस. लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो जहांगीर फिर अकबर के कंपैरिजन में स्टैंड्स लाइक ही वाज नॉट इवन एट द पार. तो शुरुआत करते हैं जहांगीर से ही. जहांगीर का जो पूरा नाम था वो था नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम. तो वो जो सलीम वाला नाम था, इट्स ट्रू. ठीक है. लेटर ऑन जब ही वाज बोर्न, अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, इफ यू सी दैट ही वाज बोर्न ऑन 31st August 1569 एट फतेहपुर सीकरी. और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी कैपिटल बनाया था. और मैंने बार बार कहा है कि जब भी आप मुगल बादशाहों के नाम मतलब उनके पेरेंट्स के नाम याद करें तो फादर्स नेम इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो तो इट इज ओके, बट क्योंकि पॉलीगैमी प्रैक्टिस होती थी तो ये देखना कि हु वाज द मदर इज इम्पोर्टेंट. सो जहांगीर की अम्मी का नाम जो है वो मरियम उज जमानी था. लेकिन बेसिकली वो एक हिंदू राजपूत प्रिंसेस थी और उन्होंने बाद में अपना नाम बदला. एंड अब उनका नाम एग्जैक्टली क्या था, कहीं कहीं जगह डिफरेंट डिफरेंट आता है. सो वी आर नॉट फॉलोइंग इनटू दैट कंट्रोवर्सी कि व्हाट वाज द रियल नेम. जहांगीर के अगर टर्म की शुरुआत देखें तो 1605 to 1627 he had that political stability and economy, and obviously thanks to the sound administration and the policies of his father. तो ये तो था ही कि जहांगीर को एक बहुत विरासत में एक बहुत ही अच्छा किंगडम मिला, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम मिला, एक वेल स्टैब्लिश्ड इकोनॉमी मिली. और जो चीज नहीं थी कि अकबर का जो रूल था वो ऑल ओवर पैन इंडिया भी एक्सपैंड नहीं कर पाए थे अकबर. और सो ही वाज लाइक, जहांगीर ने ज्यादा इन चीजों पे फोकस करने की बजाय ही continued the policy of expansion through conquest. बट कहा जाता है कि तारीख में, हिस्ट्री में कई ऐसे लम्हे आते हैं जो सदियों को पलट के रख देते हैं. और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कह लो, जहांगीर वो बादशाह था, मुगल बादशाह था जिसको उस लम्हे को इमेजिन, मतलब उस लम्हे को फेस करना था कि जो शायद आने वाली सदियों को जिसने पलट के रख दिया. 1608 में जब उनका रोल शुरू हुआ, थॉमस रो आए और ही वाज द फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर टू द मुगल कोर्ट. और जहांगीर ने इंग्लिश द राइट टू रिसाइड एंड टू एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज, वो परमिशन लेने आए. और ये वो लम्हा था जिसमें हिम्मत थी और जिसमें ये कैपेबिलिटी थी. मतलब जहांगीर को ख्वाब में भी कभी ख्याल नहीं आया होगा कि वो हिंदुस्तान की तारीख का कितना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं जब वो ब्रिटिशर्स को अलाउ करते हैं 16 अर्ली 17th century कि आप जो है इंडिया में रह भी सकते हैं और आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं. एंड इट वाज लाइक द डेस्टिनी चेंजिंग मोमेंट जो जहांगीर के वक्त में आया. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सर थॉमस रो, फिर उसके बाद विलियम हॉकिंस आएंगे. सो दोनों जहांगीर के वक्त आए. पोर्चुगीज के साथ इनका झगड़ा चलता रहा, एंड स्पेशली जब पोर्चुगीज ने मुगल शिप को कैप्चर करने की कोशिश की है ऑन द कोस्ट ऑफ सूरत इन 1613. सो जहांगीर रूल वाज बेसिकली एक इसको ऐसे अगर मैं समराइज करूं कि इतना कुछ सिग्निफिकेंट अपने आप में, क्योंकि विरासत बहुत अच्छी मिल गई थी तो ही वाज लाइक यू नो ठीक है, अच्छा तो मिल गया, व्हाट टू डू. सो नॉट मेजर. और एक पॉइंट आया कि नूर जहां ने जो है, शी वाज लाइक द वाइफ, एंड शी वाज लाइक रूल किया और डिफैक्टो रूलर थी. सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. ही डाइड इन कश्मीर.
तो वो तबीयत ख़राब थी, तो हकीमों ने कहा कि यू गो टू हिल स्टेशन, अपना तबीयत ठीक करिए, बट ही डाइड ऑन देयर ओनली. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन खुर्रम फ्रॉम हिज राजपूत वाइफ जगत गोसाई. तो इनकी भी एक राजपूत बीवी थी, उनका नाम जगत गोसाई था, और उनका बेटा खुर्रम जो है वो अगला बादशाह बनता है. एंड खुर्रम जो है टाइटल लेते हैं शाहजहां का. सो शाहजहां का असली नाम खुर्रम था. ये उनके तीसरे बेटे थे. प्रॉब्लम अभी यहाँ आने वाली है, देखो अब यहाँ पे ना धीरे धीरे आप देखोगे मुगल्स के अंदर वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाएगा. So Jahangir's third son and considered the most able and competent to be the king. उसके बाद he overthrew his rivals and emerged victorious. He was crowned on 14 February 1628 in Agra. So सबसे पहले जब शाहजहां जब बादशाह बना तो उसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपने एनिमीज को एलिमिनेट किया. एनिमीज को ऐसे एलिमिनेट किया, he killed, basically he executed all his rivals, और कई को कैद में डाला. बट द मोस्ट क्रिटिकल वाज he executed his own brother शहरयार. और प्रॉब्लम ये एक्चुअली इसलिए आ रही थी क्योंकि जो मुगल रूल्स ऑफ सक्सेशन थे वो जो प्रिंसिपल ऑफ प्राइमोजेनिट्योर है. प्राइमोजेनिट्योर का मतलब ये होता है कि द एल्डेस्ट सन विल सक्सीड द फादर, द एल्डेस्ट सन विल सक्सीड द फादर. ये वाला प्रिंसिपल मुगल्स ने फॉलो नहीं किया, और इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम होती थी. और इसकी वजह से आप देखोगे कि स्पेशली अभी शाहजहां के टाइम पे भी वॉर ऑफ सक्सेशन होगा, औरंगजेब के टाइम होगा. ये दोनों स्ट्रांग थे तो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन आप आगे देखोगे कि लेटर मुगल्स में जब जो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का दौर जो आएगा उसमें सबसे सबसे क्रिटिकल हो जाता है ये वॉर ऑफ सक्सेशन. इट बिकेम वन ऑफ द रीजन क्योंकि दे वर नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल ऑफ प्राइमोजेनिटर, लाइक फादर देन एल्डेस्ट सन then eldest son of eldest of that eldest son. So इस तरीके से एक जो प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए था, like this principle of primogeniture is followed in the British monarch. जो भी eldest in the reign होगा उसके पास he will be or she will be like the next king or the queen. लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, और ये एक बहुत बड़ा रीजन बनेगा मुगल्स के डिक्लाइन का, क्योंकि ये वॉर ऑफ सक्सेशन हमेशा जो है इंटरनली एम्पायर को वीक कर देता है. आगे बढ़ते हैं. सो बिफोर बिकमिंग किंग एज अ प्रिंस ही वाज गवर्नर ऑफ डेक्कन, बिहार, बंगाल, गुजरात एंड दिल्ली. ही वाज लाइक जब वो राजा बना तो ही एक्सपैंडेड द मिलिट्री एंड प्रमोटेड द प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड ही एनेक्स्ड सेवरल टेरिटरीज. इनकी जो सबसे favorite wife, why we are saying favorite wife, because polygamy was practiced. So इनकी जो सबसे favorite wife थी वो थी अर्जुमंद बानो बेगम, and better known as Mumtaz Mahal, and she died during childbirth in 1631. So basically she was like if I'm not exactly sure, लेकिन हाँ she was like the 9th wife of शाहजहां, और वो शायद उनके 7वें 8वें बच्चे के पैदाइश के वक्त उनका इंतकाल हो गया, और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि आई एम इन डिप्रेशन, आई वाज इन लव विद दिस लेडी. और इतना ज़्यादा हो गया कि ताजमहल, यू ऑल नो द स्टोरी, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. वन फैक्ट अबाउट ताजमहल की ताजमहल के जो आर्किटेक्चर थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे, ध्यान रखिएगा. और ताजमहल के आर्किटेक्चर के ऊपर आर्ट एंड कल्चर में आपको ज़्यादा बेटर इंसाइट मिल जाएगा. खैर, सो one of the most famous architectural marvel of the world, Taj Mahal. तो उनको अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत थी कि मतलब I'm not criticizing them कि हाँ I will put you into all the pains of life, but when you will die I'll build a मतलब तुम्हारा मकबरा बहुत अच्छा होगा, भले जिंदगी कैसी रही हो, मौत के बाद तो I will give you something good. So on that he constructed that. और एक दौर आया कि आप लोगों ने जिन्होंने भी ताजमहल विजिट किया होगा उन्होंने देखा होगा कि ताजमहल में जब आप बैकयार्ड पर जाते हो तो यमुना नदी है, और यमुना नदी के उस पार एक अजीब सा प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है. सो शाहजहां इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे कि ही वाज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ ताजमहल ऑफ द ब्लैक मार्बल. वो तो गनीमत है, औरंग एंड एक्चुअली ही प्लंडर्ड द इकोनॉमी. तो जो इकोनॉमी अब देखो, वो कहता है ना इश्क में आदमी बर्बाद हो जाता है, तो वो यहाँ कुछ दिखता है
कि अकबर ने जो इकोनॉमी को सेटअप किया था और जहांगीर ने उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसे कैरी ऑन किया। शाहजहां को लगा, मतलब आप समझ रहे हैं उस दौर में 17th सेंचुरी में मार्बल का लेके आना, इतने लोगों का कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्टिंग अ monument like that, what could have been the cost? तो ऐसा कुछ हुआ एंड हिस्टोरियंस कहते हैं कि ही वाज प्लानिंग कि वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ ब्लैक मार्बल ताजमहल रेप्लिका, मतलब कि उनका ये कहना था जब इधर से देखो तो लगे कि परछाई है। ही वाज सो, बट द इकोनॉमी, द रॉयल ट्रेजरी वाज प्लंडर्ड बिकॉज ऑफ दैट, और औरंगजेब वहां पे आते हैं और औरंगजेब विल एक्ट समथिंग। सो इट वाज नॉट जस्ट ताजमहल। जो शाहजहां का दौर है, it is considered as one of the marvelous period of Mughal architecture in India. And apart from that, like Moti Masjid at Agra, the Red Fort at Agra, Jama Masjid, the Shalimar Gardens, and the Peacock Throne, ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जो शाहजहां के दौर में आए। इवन पुरानी दिल्ली का इलाका ही शाहजहानाबाद कहलाता था किसी दौर में, जो ये पूरा लाल किला और द सराउंडिंग एरियाज जो हैं ये वही कहलाता था। और दैट इज वाई द पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां जो है वो आर्किटेक्चरल मार्वल्स के लिए फेमस है। एंड नो डाउट ताजमहल इज एट द टॉप। सो जैसे ही शाहजहां की एक्चुअली शाहजहां की डेथ से पहले ही ये वॉर ऑफ सक्सेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। शाहजहां के जो बेटे थे, दाराशिको, मुराद, शुजा, औरंगजेब, इन चार बेटों के बीच में वो था कि कौन अगला विल बी नेक्स्ट रूलर। औरंगजेब वाज अ कॉम्पिटेंट रूलर, और ये कहा जाता है कि मुगल्स को डेक्कन ऑक्यूपाई करने का काम, मतलब इट वाज औरंगजेब जो कि डेक्कन का गवर्नर था, और उसने वहां से उस एरिया को ऑक्यूपाई किया जो अकबर भी नहीं कर पाया। लेकिन ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट ही विल बी द नेक्स्ट सक्सेसर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और शाहजहां ने जो है इधर दाराशिको को ही वाज डिक्लेयर्ड, तो वो डेक्कन से आता है, दाराशिको पर अटैक करता है एंड सो ऑन। और जैसे ही देखता है दैट जब तक ये कुछ हुआ था, शाहजहां क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी, दाराशिको को डिक्लेयर कर देता है। और बट ही वाज लाइक वॉर बिटवीन द ब्रदर्स, और उसमें औरंगजेब वाज विक्टोरियस। और औरंगजेब आने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो अपने अब्बा को कैद करते हैं। बोले अब्बा जान आप अंदर जाइए, आपने वैसे इकोनॉमी तबाह कर दी है, अब आप जो है अंदर बैठिए। और होना भी यही चाहिए, जो रूलर इकोनॉमी को मेंटेन नहीं कर सकता वो एम्पायर नहीं चला सकता। एंड तो वो मतलब कैद इन द सेंस की और लाइक हाउस अरेस्ट सॉर्ट ऑफ, जेल वेल में नहीं डाला था बट हाउस अरेस्ट था। और he was accompanied and nursed by his daughter Jahara Begum, who Shahjahan. On 22nd January 1666 he died aged 74। और कहा जाता है कि रातों रात जो है उनको नाव के जरिए, जब उनकी डेथ हुई तो नाव के जरिए उन्हें लाल किले से, आगरा के लाल किले से ताजमहल तक ले जाया गया। ताजमहल में जिन्होंने विजिट किया होगा तो वन एक जो ग्रेव है वो बिल्कुल एट द सेंटर है, और एक थोड़ी सी साइड में, वो जो थोड़ी साइड में है वो शाहजहां की है। सो दिस इज अबाउट शाहजहां। आगे बढ़ते हैं। Aurangzeb crowned himself as emperor in 1658, but it was only after the final defeat of Dara Shikoh at Devrai that he celebrated his coronation in 1659. So ये मैंने अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि वॉर ऑफ सक्सेशन था, और औरंगजेब ने जो है एक्चुअली ही मर्डर्ड हिज 3 ब्रदर्स, दारा शिकोह, मुराद और शुजा, तीनों को कत्ल किया, और उसके बाद वो बादशाह बना। सो एक बड़ा ही क्रिटिसाइज, लेकिन मैं औरंगजेब की एक चीज अच्छी मानूंगा, अच्छा हुआ शाहजहां को कैद कर लिया था, वरना तो जो है वो और तबाही हो जाती। सो व्हाट हैपेंड हियर इज, जब उन्होंने तीनों, मतलब एक बड़ा क्रिटिसाइज्ड और एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर बनाया गया औरंगजेब को हिस्ट्री में, that he murdered them, he murdered a number of non-Muslims and so on. But I will say one who did not spare his brothers, his own real brothers, जिसने अपने सगे भाइयों को नहीं छोड़ा। आप उससे ये कहना कि इसको मर्डर किया तो वो तो it's unjust.
So after getting coronation, he took the assumed the title of Alamgir. Also he was known as the Zinda Pir. तो अगर किसी को जिंदा पीर या आलमगीर कहा जाता है तो वो औरंगजेब को कहा जाता है. He faced serious difficulty in the later part because the Jats and the Satnamis and also the Sikh revolted against him. और ये बेसिकली जो एक हमें शुरुआत से देखते हैं कि जो एक रिलीजियस टॉलरेंस था वो कहीं ना कहीं मिसिंग था औरंगजेब के रिलीजियस पॉलिसीज में. गुरु तेग बहादुर द नाइन्थ Guru of the Sikh was besieged and taken to Delhi where he was beheaded. So इन्होंने execution किया गुरु तेग बहादुर का भी. In 1679, over the question of succession in Marwar, Aurangzeb interfered and defeated the Rathors near Pushkar, and their dominion was occupied. तो this was the time when Mughals started to decline, क्योंकि देखो जाट्स एंड द सतनामीज सिखों ने रिवोल्ट कर दिया औरंगजेब के अगेंस्ट, क्योंकि मोर एंड मोर योर रिलीजियस पॉलिसी इज इंटॉलरेंट. People will start revolting against you more and more. You know, you will be like into putting on imposing your religious policy over the others. जितना ज़्यादा आपकी सहनशीलता जो है, वो जो धार्मिक सहिष्णुता जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा वो कम होने लगेगी, उतना ज़्यादा जो है आपके टाइम पे आपके रूल में एक अनरेस्ट शुरू हो जाएगा. तो ये औरंगजेब के साथ हुआ. अनड्यू इंटरफेरेंस इन द पॉलिसीज इंटरनल मैटर्स ऑफ द राजपूत, जिसको अभी तक मतलब उसके दादा परदादाओं ने टच नहीं किया था. नाउ ही वाज डूइंग दैट थिंग व्हाट द पॉलिसी दैट अकबर हैड और जहांगीर और शाहजहां हैड. इसने बिल्कुल ही उस चीज के अगेंस्ट काम करना शुरू किया. देन बट व्हाई ही इज फेमस फॉर हिज डेक्कन पॉलिसी. सो खानदेश और बेरार को तो अकबर ने ऑक्यूपाई कर दिया था. और अगर आपको याद हो, जब हमने बहामनी किंगडम पढ़ा और हमने कहा कि बहामनी किंगडम 5 कुतुब शाही, अहमद शाही, इस तरीके के 5 जो है वो किंगडम्स में डिवाइड हो गया. तो मलिक अंबर के साथ लड़ाई होती है जहांगीर की एंड ऑफ अहमदनगर. सो अहमदनगर से भी तो ऑलवेज मुगल ऑलवेज वांटेड टू ऑक्यूपाई डेक्कन. अब इसका रीजन ये था कि डेक्कन हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, जिसकी वजह से ट्रेड अच्छा होता और दे कुड हैव ऑक्यूपाइड, दे कुड हैव फ्लरिश देमसेल्व्स. इसलिए आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मुगल ट्रेड का सेंटर रहा वो सूरत रहा. ठीक है. सो ड्यूरिंग इसलिए वो डेक्कन को हमेशा ऑक्यूपाई करते थे. एंड जब और शाहजहां के दौर में औरंगजेब वाज द गवर्नर ऑफ डेक्कन. मैंने पहले भी बताया आपको दैट औरंगजेब वाज द गवर्नर ऑफ डेक्कन. ही फॉलोड एन एग्रेसिव डेक्कन पॉलिसी. और जब ये एम्परर बना फॉर द फर्स्ट 25 years ही कंसंट्रेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. तो हुआ क्या कि एक्चुअली डेक्कन का मसला ये था कि डेक्कन जो है वो एक जो अहमदनगर और बेरार और गोलकोंडा, इस तरीके की जो रियासतें थी मुगल्स की नहीं थी, लेकिन क्या था कि ये वो दीज वर एक्टिंग एज अ बफर बिटवीन द मराठाज एंड द मुगल्स. तो डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन नहीं हो रहा था. इसी दौर में क्या होता है कि जब शिवाजी जो है एक इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम इन द टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ कोंकण, उस रीजन में जो है एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी अपनी कार्व आउट कर लेते हैं. क्योंकि तब क्या था, औरंगजेब को ये लगा कि फॉर लाइक 40 years of my life I have been like in this मैंने डेक्कन को अच्छे से ऑक्यूपाई कर लिया. नाउ आई शुड कंसंट्रेट ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो पंजाब पाकिस्तान वाला जो रीजन है आज का, उस तरफ. और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब वो उस तरफ कंसंट्रेट कर रहा था तो यहाँ पे एक नया मराठा किंगडम शिवाजी जो है वो कार्व आउट कर लेते हैं. जैसे ही ये पता चलता है औरंगजेब डिसाइडेड टू इन्वेड बीजापुर एंड गोलकोंडा. सो ताकि जो है ये जो किंगडम्स थे जो एज अ बफर एक्ट कर रहे थे, इनको ही ऑक्यूपाई कर लिया जाए ताकि मराठास का स्प्रेड जो है वो रुक जाए. बिकॉज दीज रूलर्स लाइक सिकंदर शाही ऑफ बीजापुर एंड ऑल दिस गोलकोंडा, बेरार, ये जो है ये they were like not proving that strong against the Marathas. So he defeated Sikandar Shah of Bijapur and annexed his kingdom. फिर उसने क्या किया, गोलकोंडा को ऑक्यूपाई किया, कुतुब शाही डायनेस्टी को एलिमिनेट किया. द डेक्कन, अब ये कहा जाता है हिस्टोरिकल जब हम एनालिसिस करते हैं कि ये सबसे बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि यही बैरियर जो था वो मराठास और मुगल्स के बीच था, जिसको उसने रिमूव किया और उन दोनों के बीच
डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, दोनों मीन्स मराठास और मुगल्स के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गया। और इस डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का इम्पैक्ट ये रहा कि अब जंग की कीमत तो होती है ना। तो पहले शाहजहां के टाइम पे ताजमहल बनाने में पैसे सारे तबाह हो गए, औरंगजेब के टाइम जो है वो लड़ने में हो गए। सो द होल इकोनॉमी विच वाज लाइक अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन की जो इकोनॉमी का एक अच्छा सिस्टम था, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होता चला गया with the successors, and this became one of the reason of fall of Mughals. So this was about Aurangzeb. Aurangzeb ruled till 1707 when he died. So he died as an emperor, not like his father. औरंगजेब डाइड एज एन एम्परर। और मैं ये कहूंगा कि औरंगजेब को कहा जा सकता है कि वो द लास्ट मुगल एम्परर जिसने एम्पायर रूल किया। उसके बाद तो जो है लेटर मुगल्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, दे वर लाइक गुड फॉर नथिंग। उन्होंने सिर्फ वेट किया। आप ये देखो ना, जनरली हम औरंगजेब के बाद जो नाम लेते हैं वो बहादुर शाह जफर का नाम लेते हैं, और बहादुर शाह जफर जो है वो 1857 के रिवोल्ट में थे। औरंगजेब डाइड इन 1707। 150 साल में जो लेटर मुगल्स हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ एक चीज की, एंड दैट वाज, उन्होंने जो कहना चाहिए अपना एम्पायर था उसे तबाह किया। सो विद द डेथ ऑफ औरंगजेब आप देखोगे कि बहुत सारे नए इवेंट्स अब शुरू होंगे। इंडियन हिस्ट्री विल टेक अ टर्न after his death in 1707, that we'll see in the coming lectures. So before moving on to the later Mughals, एक छोटा सा important part है मुगल आर्किटेक्चर का, वो भी देख लेते हैं। मुगल आर्किटेक्चर में सबसे हम शुरुआत करते हैं हुमायूं टॉम की, और ये जो है दिल्ली में है, और इसको बनाया था बेगा बेगम ने, जो कि इनकी विडो थी। और ये उल्टा था, मतलब ये ताजमहल का ऑपोजिट था। ताजमहल वाज बिल्ड बाय husband for the deceased wife, here it was opposite. So इसे ताजमहल का प्रिकर्सर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप ताजमहल का डोम देखोगे और आप हुमायूं टॉम का डोम देखोगे तो आपको काफी कुछ सिमिलैरिटी मिलेगी। स्ट्रक्चर में भी काफी कुछ सिमिलैरिटी है, प्लेटफॉर्म पे बना हुआ एंड ऑल दैट। सो दैट इज मोर इनटू एन आर्किटेक्चरल स्टफ। देन आगरा फोर्ट, built on the banks of river Yamuna, began in 1565 and completed in 1574. अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये दौर किसका था। The city of Fatehpur Sikri was founded as a token of gratitude to Salim Chishti, or who has foretold that Akbar would have 3 sons who would survive after the sad demise. So अकबर जो थे ना, वो शेख सलीम चिश्ती के मुरीद थे, मतलब, और अकबर ने इस चीज को भी कंप्लीट कराया, आगरा फोर्ट को भी। तो आगरे का किला जो है वो अकबर के दौर का है। आगे बढ़ते हैं। प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो उस आगरा एंड फतेहपुर सीकरी के आसपास है वो है बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दरगाह ऑफ सलीम चिश्ती, दीवान खास, दीवान आम, जोधाबाईस पैलेस, जामा मस्जिद और इबादत खाना। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर आप, जैसे पंचमहल है, पंचमहल इज द हाईएस्ट एंड द मोस्ट इंप्रेसिव स्ट्रक्चर, called as the palace of 5 stories with open terraces on each story. So you can find that based on Hindu system of trebate structure, consisting of pillared verandas, architrave and brackets. So ये एक आर्किटेक्चरल एक बहुत अच्छा माना जाता है पंचमहल को, जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस दौर में आप देखोगे तो इट इज लेस मुगल rather than we can term this as an Indo-Islamic architecture, क्योंकि ये सिर्फ मुगल उसका नहीं था, या प्योर पर्शियन या प्योर टर्किश आर्किटेक्चर नहीं था। इसमें इंडियन, जैसे हमने कहा ना कि इट वाज इंस्पायर्ड लाइक बाय द हिंदू सिस्टम ऑफ ट्रिबेट स्ट्रक्चर, उससे इंस्पायर्ड था। और तो एक ब्लेंड था, और उस ब्लेंड को हमने कहा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। देन दीवान खास। दीवान खास मतलब बहुत ज़्यादा जो खुसूसी लोग होते थे उनके साथ जब जहाँ पे सारे पॉलिसी मैटर वगैरह डिस्कस होते थे तो उसे कहा जाता था। इट वाज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इट हैज अ स्क्वायर चैम्बर विद 3 ओपनिंग्स ऑन ईच साइड एंड अ richly carved column at the center. So capital, जो मैग्निफिसेंट फ्लावर शेप कैपिटल मींस पिलर के ऊपर, जब आप कभी ऑब्जर्व करना, कोई पिलर बना होता है तो स्ट्रेट, बट एट द टॉप इट्स अ फ्लोरल डिजाइन और समथिंग लाइक दैट, तो उसे कैपिटल कहा जाता है। सो इट वाज गुड, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि
बना ही इसलिए था ताकि जो खास बातें हों, जो खास चीज़ें हों, उन्हें डिस्कस किया जा सके। सो दीवान खास, पंचमहल, जहांगीर, आई एम नॉट डिस्कसिंग ताजमहल एंड ऑल दैट हियर क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं। जहांगीर के टाइम पे शालीमार बाग ऑन द बैंक्स ऑफ कश्मीर, डल लेक के पास जो शालीमार बाग है वो जहांगीर के दौर का है। अकबर का टॉम एट सिकंदरा ये जहांगीर के दौर का है। और जहांगीर टॉम नियर शादेरा नियर लाहौर वाज बिल्ट बाय हिज वाइफ नूर महल, तो ये भी था। आगरा के आसपास आप देखोगे शाहजहां के दौर में ताजमहल तो है ही, उसके अलावा इत्मादुद्दौला जो है वो भी शाहजहां के दौर का बना हुआ है। लेकिन बट 1638 शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ शाहजहाबाद, द सेवेंथ सिटी ऑफ दिल्ली। सो दिल्ली जो है वो 7 शहरों का कॉम्बिनेशन है। विल कभी और कभी टाइम मिला तो इसको डिस्कस करेंगे। एंड द रेड फोर्ट विच कंस्ट्रक्शन बिगेन एंड इन 1639 जो दिल्ली का लाल किला है, जहाँ से हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जो है वो देश झंडा फहराते हैं और देश के नाम अपना संदेश देते हैं, ये वही लाल किला है। इसे शाहजहां ने बनवाया 1639 में, और इट टुक 9 years फॉर कंप्लीटेड। इट इज एन इरेगुलर ऑक्टागन विद वॉल्स, गेट्स, आई थिंक देखा है कई लोगों ने। और इट्स यूज्ड मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ है वो रेड सैंडस्टोन यूज हुआ है, कई जगह मार्बल भी यूज हुआ है। इसमें दीवाने आम है कंटेनिंग मार्बल कैनोपी ऑर्नामेंटेड एंड ब्यूटीफुल पैनल्स ऑफ so we are not going into the architectural details. So लाल किला शाहजहां, ये टाइम आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मुगल कैपिटल जो है आगरा से दिल्ली जब शिफ्ट हुई, इट वाज 1638। Fine. So this was briefly about the Mughal architecture because that is more of an art and culture stuff. But still हमको पता होना चाहिए कि किस बादशाह के दौर में क्या हुआ। औरंगजेब के टाइम पे बीबी का मकबरा, that is important. प्लीज नोट कर लीजिएगा, I have not mentioned it here. और I think that is okay for for historical point of view. So this finishes the early Mughals, the major Mughals I will say. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लेटर मुगल्स की, और देखेंगे कि उनकी क्या ऐसी गलतियां रही जिसकी वजह से एंड अल्टीमेटली दैट लेड टू द fall of Mughal Empire. So till then, have a great time. Do give your valuable feedback. That is always appreciated. Criticism is always appreciated. And क्योंकि कोविड का टाइम है तो प्लीज स्टे सेफ and stay healthy. We'll meet in the next lecture. Till then, have a great time. Thank you so much.